गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट द क्लास। हमने लास्ट क्लास में सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी लिबर्टी की, स्वतंत्रता का टॉपिक स्टार्ट किया था। कि सबसे पहले हमने ये कर लिया था मीनिंग ऑफ लिबर्टी, कि किसी भी काम को करने की आजादी या व्यक्ति बगैर किसी चीज के बंधन से अपनी मर्जी से जो करना चाहता है उसे वो करने की आजादी मिलना ही लिबर्टी कहा जाता है, स्वतंत्रता कहा जाता है। लिबर्टी वर्ड लैटिन के लीबर से लिया गया है और लीबर का मतलब है बंधनों से मुक्ति, एब्सेंस ऑफ रेसिस्टेंस। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन जो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने की थी वो डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट फिर आए थे एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी भी कर लिए थे हमने अच्छे से। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। नेगेटिव लिबर्टी वो जब हमारी आजादी या हमारी लिबर्टी किसी दूसरे के किसी अधिकार का हनन कर रही होती है, दूसरे के किसी अधिकार को प्रभावित कर रही होती है या उसके अधिकारों के लिए बंधन पैदा कर रही होती है, तो वो नेगेटिव लिबर्टी होती है। अब इसमें नेगेटिव लिबर्टी को डिफाइन करके जैसे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। जैसे नेगेटिव लिबर्टी को लेकर एक कोटेशंस भी होते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, की ताकत के बल पर अपनी स्वतंत्रता का यूज करना। तो नेगेटिव लिबर्टी को लेकर जो स्टेट है, स्टेट ने लीगल बाउंडेशंस बनाई हुई हैं, कानूनी प्रावधान या कानूनी प्रतिबंध लगाए गए हैं नेगेटिव लिबर्टी पे। फिर नेगेटिव लिबर्टी जो होती है वो व्यक्ति के विकास के विभिन्न राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रताएं के जो पहलू हैं उनमें बाधक भी होती है और वो किसी भी काम को पूर्ण करने में प्रगति में बाधक होती है। अब आर्थिक इकोनॉमिक लेवल पे अगर नेगेटिव लिबर्टी के एस्पेक्ट्स को ले तो विचार एवं भाषण पर प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। कि नेगेटिव लिबर्टी ये कहती है कि सबको प्रत्येक काम करने का अधिकार होना चाहिए, काम के प्रति बोलने का या पाने का या अपने ओपिनियंस देने का। और इस नेगेटिव लिबर्टी या इस तरह की अर्थव्यवस्था के समर्थक पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का नाम है कि धन को ज्यादा महत्व, मताधिकार को व्यापक बनाना चाहिए। कि नेगेटिव लिबर्टी के ओपिनियंस या थिंकर्स मानते हैं मताधिकार को व्यापक का मतलब है सरकार का स्वरूप चाहे कोई भी हो, अपने मत का, अपने ओपिनियन का प्रयोग करने का अधिकार। और सरकार का कार्य क्षेत्र, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है, वो कहते हैं सरकार का क्षेत्र सीमित होना चाहिए, क्योंकि सरकार की भूमिका जितनी ज्यादा विस्तृत होगी उतनी ही ज्यादा कानूनी पाबंदियां मिलेंगी। और जब कानूनी पाबंदियां होंगी तो कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। आया था पॉजिटिव लिबर्टी आया था। फिर तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? पॉजिटिव लिबर्टी कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे काम करे जिससे किसी दूसरे को हानि ना पहुंचे, कि अपने विकास में उसे दूसरों के विकास बाधक ना बन सके, अपना विकास करते हुए वे दूसरों के विकास में। और इसी पॉजिटिव लिबर्टी को गुड एस्पेक्ट्स या लिबर्टी की जो डेफिनेशंस होती है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया था। ये भी हो चुका था कि पॉजिटिव लिबर्टी में प्रतिबंधों का मतलब अभाव नहीं है, कि सेंस ये होती है कि सामाजिक हित में व्यक्ति के किए गए कार्यों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसी तरह आर्थिक हित में भी कानूनों की पालना या अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि सबके आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी तरह से राजनीतिक या कानूनी प्रतिबंध, कानूनी स्वतंत्रता, ये सारी चीजें नहीं थी। अब हम करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में डिफरेंस क्या था, कि पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या था। कि पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है पूर्ण रूप से प्रतिबंधों का अभाव, कि कोई प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए पॉजिटिव लिबर्टी के जितने भी थिंकर्स थे, जैसे हेयक, नोजिक, फ्रीडमैन, ये थिंकर्स फॉलो करते थे, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते थे। ये कहते थे स्टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो होता है वो पाबंदियां लगाता है। और नेगेटिव लिबर्टी कहती है कि पाबंदियां पूर्ण रूप से खत्म होनी चाहिए। तो इसीलिए जो अराजकतावादी या अनार्की या थिंकर्स जिनको बोला जाता है, वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे कि पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है कि प्रतिबंधों का अभाव नहीं का मतलब ये नहीं है कि प्रतिबंध हो ही नहीं, उचित प्रतिबंध। उचित प्रतिबंध का मतलब है कानून का शासन होना चाहिए, राज्य का स्वरूप समाजवादी होना चाहिए, सबके कल्याण के लिए काम किए जाने चाहिए। अगर कोई ऐसा कार्य है जिससे ज्यादातर लोगों का अहित हो रहा है तो वहां उसके ऊपर पाबंदी लगाना उचित है, उस स्वतंत्रता पे पाबंदी लगाना उचित है।
जैसे अब कोरोना में है, विदाउट मास्क अगर बाहर घूमेंगे तो हम कहें कि हमें तो घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन उस घूमने की स्वतंत्रता हानिकारक कैसे है, हम खुद भी इन्फेक्टेड होंगे, दूसरों को भी करेंगे। तो उस पर प्रतिबंध की, लॉकडाउन लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया, कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो वो घूमने की स्वतंत्रता पे जो प्रतिबंध लगाया गया है वो एक तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता है, कि प्रतिबंध हमारी भलाई के लिए लगाए गए, उचित है वो प्रतिबंध, तो उन प्रतिबंधों को स्वीकार करती है पॉजिटिव लिबर्टी। नेक्स्ट है कि नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो अनार्किया थिंकर्स है वो क्या कहते हैं, राज्य को समाप्त कर दो, और जो सरकार होती है उसका कम से कम शासन में हस्तक्षेप होना चाहिए, या सरकार का ढांचा इस तरह का होना चाहिए कि व्यक्ति के कार्यों में वो हस्तक्षेप ना कर सके। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी क्या मानती है, राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य ही ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो मनुष्य के विकास के लिए या राज्य के कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव लिबर्टी कहती है कि राज्य का व्यक्ति पर कोई कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी मानती है कि राज्य का व्यक्ति के सोशल पे भी, इकोनॉमिक पे भी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे भी कंट्रोल या इंटरफेयर होता है। सोशल में कैसे होता है, जैसे हम मानते हैं समाज में यही नहीं है कि समाज के सारे नियम कायदे कानून सारे अच्छे होते हैं, समाज में कुछ बुराइयां भी होती है, और उन बुराइयों के विरुद्ध कानून बनाने की आवश्यकता होती है, और ये जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। अब आर्थिक में राज्य की भूमिका क्या होती है, सबको समान काम का अधिकार, समान वेतन का, किसी भी आधार पर वेतन में या काम देने में भेदभाव ना किया जाए, तो ये व्यवस्था राज्य ही कर सकता है। अगर व्यक्ति के हाथ में ये व्यवस्था छोड़ी गई तो कभी भी उचित निर्णय नहीं होंगे। राजनीतिक विकास में कैसे, राजनीतिक विकास में जैसे हमें वोट डालने का अधिकार, राज्य ही एक व्यवस्था करता है कि सब नागरिकों को एक तरह से कैलकुलेट करके सबको वोटिंग राइट्स दे। जैसे इंडिया में 18 साल का जो हो गया उसके बाद वो अपना वोटर कार्ड बनवा सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो की जाती है, चुनाव की व्यवस्था की जाती है जिससे हम अपने शासकों को नियुक्त करते हैं, तो राज्य ही ये प्रबंध कर सकता है। व्यक्ति अगर ये कह दिया जाए कि तुम अपनी मन मर्जी से जब भी तुम्हारा हो ये तुम तब कर लेना, तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, नेगेटिव लिबर्टी मानती है कि व्यक्ति के जीवन व संपत्ति के अधिकार असीमित है। तो असीमित में जीवन के अधिकार में क्या आता है और संपत्ति में क्या आता है, जब व्यक्ति के पास असीमित जीवन का अधिकार है, तो जैसे अब क्राइसिस है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है, सरकार ऑक्सीजन या राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कराती है, तो अगर सबको कि कोई पाबंदी लगाने वाला, कोई कानून वाला नहीं है, तो जिसके पास ताकत होगी वो ज्यादा से ज्यादा राशन स्टोर कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति एकत्रित कर लेगा, और जो व्यक्ति कमजोर होगा चाहे शारीरिक रूप से चाहे आर्थिक स्वरूप से, उसको तो वो चीजें मिल ही नहीं पाएंगी, तो उसको तो स्वतंत्रता इट मीन्स बिल्कुल ही नहीं मिली। तो ऐसी सिचुएशंस या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या इम्बैलेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होने की संभावना होगी। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी राज्य के उन पॉजिटिव या सकारात्मक प्रतिबंधों की पक्षधर है जो व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। और इसी तरह से लास्ट में कहा गया है कि नेगेटिव लिबर्टी मानती है कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करते हैं, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम नहीं करते, बल्कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षक होते हैं, उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। तो ये वहां छूट गया था उस दिन। अब नेक्स्ट था डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी, ये भी हो चुका है। नेचुरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नेशनल, पर्सनल, रिलीजियस, मोरल, ये सारा हो चुका है। अगर किसी को कोई डाउट हो, दोबारा पूछना है तो पूछ सकते हो। उसके बाद आते हैं हम सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी पे, कि स्वतंत्रता के संरक्षक कौन है। कि लिबर्टी की बात तो हो गई कि हमें कुछ नेचुरल लिबर्टी मिलती है, पॉलिटिकल लिबर्टी भी मिलती है, मतलब बहुत तरह की लिबर्टीज जो हर एक व्यक्ति अपने विकास के लिए चाहता है राज्य से, या राज्य या सरकार उसको प्रदान करती है ये लिबर्टी। तो अब उस लिबर्टी को कौन सिक्योर कर सकता है, या वो लिबर्टी कैसे सेफ रहती है जिससे कि हम उस लिबर्टी का उचित प्रयोग कर सके। तो फर्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है कि सभी कंट्रीज ने मोस्टली
कि मोस्टली चाहे किसी ने रिटन फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में नहीं, जिसका रिटन फॉर्म में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया है। और इन फंडामेंटल राइट्स के तहत लिबर्टी को भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे हमारे संविधान में भी है ना मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों में फर्स्ट तो कानून की समानता का है, सेकंड जो अधिकार है 19 to 22 उसमें क्या कहा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो सेकंड अधिकार है, उस अधिकार में सारी की सारी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। और इन स्वतंत्रताओं का वर्णन प्रत्येक देश के संविधान में देखने को मिलता है। जैसे इंग्लैंड का संविधान क्या है, लिखित नहीं है, मतलब अलिखित है, वह रीति रिवाजों पर आधारित है पूरा संविधान, सारे नियम कायदे कानून, लेकिन वहां भी इन्हीं आधारों पे व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है और कानून बनाए गए हैं इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सारे रूल रेगुलेशंस या सरकार का ढांचा ऐसा ही होता है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं या व्यक्ति की सुरक्षा में सहायक होते हैं। कि सारा का, क्योंकि ढांचा कैसे होता है कि लोकतांत्रिक शासन में या डेमोक्रेटिक में जो सरकार बनेगी उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीकों से उसके नागरिक ही चुनेंगे। तो सरकार उत्तरदायी किसके प्रति होती है, अपने नागरिकों के प्रति होती है उत्तरदायी। दूसरी, टाइम टू टाइम जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम अपनी सरकार को बदल सकते हैं अगर हमें लगता है कि पिछली सरकार ने हमारे हितों की या हमारी स्वतंत्रताओं की रक्षा नहीं कर पाई थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था दूसरी तरह की शासन प्रणालियों में देखने को नहीं मिलती, जैसे राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है, या फिर एट्रोक्रोस्टिक्स होते हैं जैसे कि तानाशाही वगैरह। इनमें क्या होता है, सारी की सारी पावर्स जो होती हैं एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। जैसे ट्रिनिटी प्रोसेस होता है ना, कि सारी की सारी शक्तियां, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे चाइना में इलेक्शन होता है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का ही मेंबर खड़ा होता है, जनता के पास कोई चॉइस ही नहीं होती। तो चुनाव का इतना महत्व नहीं है क्योंकि ऑप्शन उनके पास एक ही होता है, उसी को चुनना होता है। तो वहां शासक निरंकुश बन जाता है, वो डेमोक्रेटिक नहीं रह पाते हैं, जनता की नहीं सोच पाते हैं, और ऐसी निरंकुशता में स्वतंत्रता कभी सुरक्षित नहीं रहती। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधानपालिका से पृथक होती है। और पृथक इसीलिए होती है कि अगर कार्यपालिका मीन्स सरकार और विधानपालिका मीन्स संसद, कि संसद कानून जो बनाती है और कार्यपालिका जो कानून लागू करती है। अगर कानून बनाने में नागरिकों के अधिकारों का या स्वतंत्रता का हनन कहीं दिखाई दे रहा है या उनको लागू करने के लिए नागरिकों को मजबूर किया जा रहा है, तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। और न्यायपालिका का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो उनकी बात सुनेगी, क्योंकि जैसे कि भारतीय संविधान का हम एग्जाम्पल लें तो आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षक न्यायपालिका को नियुक्त किया गया है। तो जो न्यायपालिका होती है वो व्यक्ति के स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक संरक्षक की भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या किया जाता है, पावर किसी एक संस्था या व्यक्ति के हाथ में नहीं दी जाती, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ है 3 लेवल्स पे बना दिया गया है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंटर आती है, फिर स्टेट आती है, फिर जो स्थानीय सरकारें, जैसे स्थानीय क्या आती है, जिसको पंचायती राज प्रणाली जो हम बोलते हैं, कि इन 3 एस्पेक्ट से पंचायती राज स्टेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेट सेंटर को अपनी रिपोर्ट देते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है, सेंटर स्टेट को देता है, स्टेट पंचायती राज को देती है, कि लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, जो एक कोऑर्डिनेशन, एक स्टेप बाय स्टेप जो काम चलता है। लेकिन इनके बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है कि सारी की सारी शक्तियां ना तो केंद्र को दी गई है ना राज्यों को दी गई है, एक दूसरे के अधीन भी है ये और एक दूसरे से स्वतंत्र रह के भी अपना काम करते हैं, जिससे ये निरंकुश नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट है कानून का शासन। कानून के शासन का मतलब है, जैसे हमारे
फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है कि सब व्यक्ति, चाहे अमीर है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी उसका आर्थिक सत्र है, कोई भी सामाजिक सत्र है, कानून की दृष्टि से सब समान है। अगर कोई अपराध करता है तो समान अपराध के लिए सबको समान दंड का प्रावधान है। कानून के सामने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कानून की अवधारणा है, और कानून के शासन की अवधारणा भारत के साथ साथ संविधानों में मिलती है, इंग्लैंड और अमेरिका के संविधान में, और भारत ने रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी ली है इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे प्रत्येक जो राष्ट्र होता है वो अपने नागरिकों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है। जैसे हमें जब तक जॉब नहीं मिलती, राज्य सरकार का ये प्रावधान या केंद्रीय सरकार का ये प्रावधान होता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जो बीपीएल कार्ड जिनके पास है उनको राशन मिलता है। उसके बाद जब जॉब के बाद हम राज्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल होकर टैक्स पे करते हैं, या फिर जैसे कि सक्षम योजना के तहत रोजगार दिलवाया जाता है, तो वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे इस पैंडेमिक पीरियड में लोगों को मूलभूत सुविधाएं सरकार जो प्रदान करवा रही है, तो वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का जो दायित्व है वो भी हमारी स्वतंत्रता को एक तरह से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा तथा स्वतंत्र जागरूकता की स्वतंत्र। राजनीतिक शिक्षा स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखती है कि हमें स्वतंत्रता है, हम अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है, हम अपनी मनचाही सरकार का चुनाव कर सकते हैं। तो वो उस स्वतंत्रता का उपभोग हम तभी कर पाएंगे ना, तब हमें पॉलिटिकल एजुकेशन होगी, कि हमें ये पता होगा कि भाई कितनी एज के बाद हम अपना वोट बनवा सकते हैं, या चुनाव ये किस प्रोसेस से होते हैं, किस तरह होते हैं ये चुनाव, कि जरूरी नहीं है इसके लिए ये कहें कि नहीं पॉलिटिकल साइंस सबको पढ़नी चाहिए। पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब है वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो अपनी देश की राजनीति या अपनी देश की पॉलिटिक्स के बारे में सबको पता हो, कि भाई एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है, एमपी का कैसे होता है, कैसे ये उठते हैं उम्मीदवार, कैसे नॉमिनीज उठते हैं, कैसे कोई मेंबर विनिंग होता है, कैसे पार्लियामेंट में पहुंचता है, कैसे लेजिस्लेटिव में पहुंचता है। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग है जिन जो मतलब बहुत ही कम एजुकेटेड है, उनको भी ये सारा प्रोसेस पता है, तो वो पॉलिटिकल एजुकेटेड हैं, कि राजनीतिक उन्हें अपने देश के राजनीतिक ढांचे के बारे में पता है कि कैसे बनती है हमारी सरकार। एटर्नल विजिलेंस का मतलब क्या है? सतत जागरूकता का मतलब क्या है? कि हम जैसे हमारी सरकार ने कोई नई पॉलिसी बनाई, जैसे किसान कानून बनाया, तो जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को ही पता होना चाहिए कि भाई ये 3 कानून या किसान कानून क्या था। नहीं, सबको उसके प्रति अवेयरनेस होगी, ये आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, या फिर ये कानून क्या था, इस कानून में क्या कहा गया था, क्या चीजें थी, ये अवेयरनेस की चीजें हैं। तो जब तक हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं होगी, हम जज नहीं कर सकते इलेक्शन टाइम पे भी कि किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो रियलिटी पे बेस्ड है और किसका नहीं है, या कौन सा मेंबर ठीक है, हमें किसे वोट डालना चाहिए, किसे नहीं डालना चाहिए। या जब भी हमारे देश में किसी भी तरह का डिसीजन की बात आती है तो हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए, तो उस अवेयरनेस की बात की गई है। अगर वो अवेयरनेस होगी तभी हम अपनी लिबर्टी का, स्वतंत्रता का उचित रूप से प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट है मजबूत विरोधी दल। मजबूत विरोधी दल का मतलब क्या है? लोगों की स्वतंत्रता ज्यादा इस चीज पे भी डिपेंड करती है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी अगर जो अपोजिट पार्टी है वो स्ट्रोंग नहीं है का मतलब वो गवर्नमेंट ने जो भी बिल जो भी पारित करवाते हैं जब भी संसद में, तो उसमें जब डिस्कशन का जो सेशन चलता है उस डिस्कशन में सरकार से अच्छे से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते, या उस किसी भी प्रावधान के विधेयक के बिल के गुड और बैड एस्पेक्ट्स को जब तक खुलकर, क्योंकि उसका लाइव प्रसारण होता है ना, जनता देखती है, न्यूज़पेपर में भी आती है सारी डिस्कशंस वगैरह कि क्या विचार विमर्श हुआ, बिल में किन किन चीजों का समावेश है, या बजट पारित किया जाता है तो उससे पहले की क्या क्या बजट में चीजें समाहित है। तो अपोजिट पार्टी का रोल होता है कि जो चीजें जनता की हितैषी नहीं है, उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो प्रबल स्वरूप में जो रूलिंग पार्टी है उसका विरोध कर सके। और रूलिंग पार्टी का जब विरोध होगा तो एक तरह से रूलिंग पार्टी अपनी इमेज के लिए या जनता
को वो सारी चीजें पहुंचाने के लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट करेगी या फिर अपना एस्पेक्ट अच्छे से रखेगी, उस चीज को प्रूव करके दिखाएगी। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फ्री प्रेस। फ्री प्रेस का मतलब है स्वतंत्र की, हमारे ये मोर फंडामेंटल राइट्स में भी इस चीज का डिस्क्रिप्शन है कि जो प्रेस है, जो मास मीडिया है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि अब बीजेपी की सरकार है तो वो अपने न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स में सिर्फ बीजेपी का ही गुणगान करते रहते हैं। उन्होंने अगर कुछ गलत किया है, कुछ प्रबंध जनता के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी आलोचना भी करने का अधिकार वो है। ये नहीं है कि सरकार के दबाव में आकर काम करें। और स्वतंत्र प्रेस का या फ्री प्रेस का जो एस्पेक्ट होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को लेकर होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में प्रेस एक ऐसा संसाधन है जो व्यक्तियों तक वास्तविकता पहुंचाने का काम करता है बगैर किसी भेदभाव के। जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टियां होती है ना, जैसे चाइना है, चाइना में फ्री प्रेस नहीं है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों का एक छत्र राज होता है, निरंकुश शासन होता है। तो चाइना में जो भी न्यूज पब्लिश होती है ना, तो ऐसी बगैर गवर्नमेंट की परमिशन से वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोविड वगैरह का डाटा भी अगर वो अपने न्यूज चैनल न्यूज़पेपर्स पे पब्लिश करवा रहे हैं ना, तो उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन या ऑथेंटिसिटी लेनी पड़ती है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया है तो यहाँ प्रेस फ्री है। जैसे न्यूज़पेपर में आजकल आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार के अनुसार कोरोना से डेथ इतनी हुई है, लेकिन वास्तविक रूप में कोरोना के प्रोटोकॉल से इतने दाह संस्कार हुए हैं। तो वो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो इस चीज को शो कर रहे हैं कि सरकार ये जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स है, उनको हाइड कर रही है कितनी डेथ हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली कंडीशंस ये है। नेक्स्ट है सिंपल एंड स्पीडली जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम कि अगर न्यायालय में कोई भी मामला जाता है नागरिकों के अधिकारों से संबंधित या उनकी स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित, तो डिसीजंस फास्टली होना चाहिए। ये नहीं कि न्यायपालिका उसको बहुत दिनों तक ऐसे ही लटकाए रखती है, या उसका जो प्रोसेस है, डिसीजन प्रोसेस है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जटिल है कि आम नागरिक समझ ही नहीं पाता उसे। तो वो प्रोसेस बहुत इजी होना चाहिए जिससे कि आम नागरिक उसको समझ सके और जल्दी मिलना चाहिए न्याय। तो तब भी व्यक्तियों के अधिकारों या नागरिकों के अधिकारों की या स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट आता है लिखित संविधान। कि लिखित संविधान सबसे बड़ा स्वतंत्रताओं का रक्षा कवच क्यों माना जाता है? क्योंकि लिखित संविधान में एक तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की शक्तियों का विभाजन लिखित स्वरूप में ही होता है, जिससे ना तो कार्यपालिका, ना विधान पालिका और ना न्यायपालिका एक दूसरे के साथ उलझते नहीं है, अपना अपना काम सेपरेशन से और स्मूथली करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं। और दूसरा, लिखित संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो विस्तृत स्वरूप में लिखित में होते हैं और उनसे संबंधित कोई भी दुविधा नहीं होती है कि कौन सी स्वतंत्रता इसमें निहित है नागरिकों की, कौन सी स्वतंत्रता निहित है। तो जिस चीज का एक लीगल प्रूफ, क्योंकि संविधान को सर्वोच्च मान्यता दी जाती है, तो जिस देश में लिखित संविधान है, संविधान सर्वोच्च मान्यता होती है और उस संविधान के बेसिस पे स्वतंत्रताओं को सबसे अच्छे ढंग से सुरक्षित किया जा सकता है। और लिखित संविधान स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा कवच होता है। सिर्फ यहीं तक करेंगे। अगर बेटा किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछो। सबको समझ आ गया? किसी का कोई